वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस। अंकित नोट्स एंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 4। ऐसी भी बातें होती हैं, जो लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, जो है लता मंगेशकर का साक्षात्कार। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो पहले हम पढ़ेंगे यतीन्द्र मिश्र के बारे में कि संगीत की शुरुआत, मतलब उनके बारे में। तो यतीन्द्र मिश्र: लता जी, आपकी संगीत की शुरुआत परिवार के बारे में बताइए। मतलब यतीन्द्र जी पूछते हैं लता मंगेशकर से कि आप अपने जीवन की शुरुआत कैसी हुई और परिवार में कौन कौन थे उनके बारे में बताइए। तो उनके पिता मंगेशकर जी कहती हैं कि मेरे पिता दीनानाथ मंगेशकर संगीत और नाटक में जुड़े हुए थे। उनके नाटकों में लंबे लंबे रागधारी वाले गायन होते थे। वे सितार, तबला आदि बजाते थे और बहुत अच्छे ढंग से गाते थे। तो महत्वपूर्ण इसमें शब्द क्या है? पंडित दीनानाथ, उनके नाटक, रागधारी संगीत और गायन, मतलब वो क्या करते थे। तो इनके बारे में भी महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। यतीन्द्र मिश्र, जो बहुत ही याद करने वाला चीज़ है इसमें, यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था। ये इनकी कुछ रचनाएं अयोध्या, इनकी पढ़ाई हुई थी लखनऊ के विश्वविद्यालय से, और इन्होंने हिंदी में एमए किया था। और कविता, संगीत और कला में इनकी बहुत बड़ी रुचि है। मतलब यतीन्द्र मिश्र के बारे में आप इतना याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा एग्ज़ाम में भी। बस इतना ही आएगा। उनकी मुख्य रचना, उनका जन्म तिथि, कहाँ से पढ़े थे, कितना तक पढ़े हैं वो, और क्या क्या में उनकी रुचि थी। तो हम ये पढ़ लिए हैं। तो हम अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर यहाँ से। यतीन्द्र मिश्र उनसे पिता के संगीत विशेषता के बारे में पूछते हैं। तो उनके पिता लता मंगेशकर जी कहती हैं कि उनके पिता की खासियत थी कि वो गाते थे, राग की स्वर मतलब गा रहे हैं, उनके राग में स्वर बदल देते थे और नया रंग पैदा कर देते थे उस संगीत में, और एक ही राग को अलग ढंग से प्रस्तुत करते थे। मतलब राग एक ही था, लेकिन ढंग अलग अलग थे। और उनकी गाने की जो कला थी वो बहुत ही अच्छी थी। उनके गाने सुनने मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपने पापा का गाना सुनने उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मुख्य बात इसमें क्या थी आपकी? पिता केवल गायक नहीं थे, बल्कि संगीत के गहरे जानकार और प्रयोगशील कलाकार थे। तो इनकी इस पूरे मैंने बुक को एक शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, मुझे समझाने में आसानी हो और आपको अच्छे ढंग से समझ आए, ताकि आपको कोई भी बातें ये ना लगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा है। तो ये मुख्य बातें थी। हर एक पैराग्राफ को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। उन्होंने बहुत बड़ा में बड़े में बोला है, लेकिन मैंने उसे छोटा में प्रस्तुत किया है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम मुख्य बातें हम जान लिए। तो अब हमारा तीसरा है, घर का वातावरण कैसा था। घर का वातावरण के बारे में बताया गया है। तो यतीन्द्र मिश्र जी पूछते हैं, क्या आपके घर में संगीत का वातावरण हमेशा रहता था? तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, हाँ, घर में संगीत का बहुत प्रभाव था। उनके घर में संगीत का बहुत प्रभाव था। मेरे पिता के कारण हम बचपन में संगीत सुनने और समझने का अवसर उन्हें मिला था। अपने पिता के कारण, पिता ने मुझे संगीत की प्रारंभिक शिक्षा भी दी थी उन्हें, और संगीत के प्रति गहरी रुचि पैदा की है उनके मन में। तो इसमें याद रखने की क्या बात है? बचपन में उनके पिता ने उन्हें क्या सिखाया? तो संगीत की शिक्षा दी और संगीत के प्रति समर्पण के बारे में बताया। तो इसमें से हमें ये याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है, जो इसका मुख्य पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 नंबर में आप चलते हैं अपने। पिता से मिली सबसे बड़ी सीख, पिता से उन्हें क्या सबसे बड़ी सीख मिली थी? तो यतीन्द्र मिश्र पूछते हैं, आपने अपने पिता से संगीत के अलावा क्या सीखा? तो लता मंगेशकर जी ने बताया कि पिता से स्वाभिमान सीखा। भले अपनी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकने देना चाहिए। तो उसके बारे में स्वाभिमान
बहुत ज़रूरी था। आत्मसम्मान, खुद को सम्मान अगर कहीं ना मिले तो वहाँ पे रुकना उनके लिए अच्छा बात नहीं था। यही तरीके की से जीवन जीना सिखाया, मतलब इसी तरीके से उन्हें जीवन जीना सिखाया था उनके पापा ने। उन्होंने समझाया कि कैसी भी ज़िंदगी में परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब भले भूखे रहने की मतलब स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी सीख थी कि गलत बात के सामने झुकना नहीं है। मतलब अगर गलत बात है, भले उसके सामने कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके सामने झुकना नहीं है। तो इसमें से परीक्षा में आने वाली जो चीज़ें, तो पिता के क्या संस्कार थे, तो स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सिद्धांत और सही आचरण उनके संस्कार थे। तो ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं 5 नंबर में, बचपन और फिल्मों की नकल। मतलब बचपन और फिल्मों की नकल। तो यतीन वो पूछते हैं, क्या आप बचपन से अपने भाई बहन के साथ फिल्म की नकल करती थी? तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, हाँ, हम भाई बहन फिल्मों की नकल किया करते थे। मतलब उनके जो भाई और बहन थे, वो फिल्मों की नकल किए देते थे। उस समय फिल्म में मनोरंजन का बड़ा माध्यम था। मतलब किसी को इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत ही बड़ा माध्यम था। वो फिल्म को दृश्य देखकर घर में दोहराते थे। मतलब मान लीजिए फिल्म को देख लिए, फिर वो घर में आके उसे ही मतलब अपने आप दोहराते थे। धार्मिक और देशभक्ति वाली फिल्म का भी हम पर प्रभाव था। मतलब धार्मिक और देशभक्ति के अलावा उनके पापा उनको कोई फिल्म नहीं देखने देते थे, उन्हीं का उन पर प्रभाव था। तो मुख्य इसमें शब्द क्या है, तो बचपन में भाई बहन और फिल्मों की नकल और मनोरंजन का उन्हें उनका जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था, जो वो अभी भी याद करती ही होंगी। तो अब हम इसके 6 नंबर पे चलते हैं, अभिनय के बारे में। मतलब उनके अभिनय के बारे में पूछे हैं। तो यतीन मिस कहते हैं कि अगर आपको किसी फिल्म का अभिनय करने का अवसर मिले, तो लता मंगेशकर जी कहते हैं, तो मुझे अभिनय करना भी विशेष पसंद नहीं है। मतलब किसी अभिनय करना उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता। फिल्मों में काम करने का अनुभव करने की तुलना से उन्हें ज़्यादा अच्छा गायन की वास्तविक क्षेत्र को माना है उन्होंने। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फिल्मों में काम करने का अभिनव, मतलब फिल्मों में काम करने का अभिनव उनका कैसा रहा? तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, जब मैं फिल्मों में काम करती थी, तब मेकअप, लाइट, लोगों के सामने खड़े होना आदि मुझे सहज नहीं लगता था। मतलब जब फिल्मों में अगर काम किया जाए तो मेकअप करना पड़ता था, मतलब अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और लाइट, उतने सारे लोगों के बीच में काम करना उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता था। अच्छी फिल्म देखकर उन्हें प्रशंसा करना अच्छा लगता है। मतलब कोई अच्छी फिल्म हो तो उन्हें उसे देखकर बहुत ही प्रशंसा करना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन स्वयं अभिनय करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी, कोई मन नहीं था। तो ये इसमें से याद रखने की बात है कि लता मंगेशकर की पहली पसंद गायन, अभिनय और विशेष रुचि नहीं थी। मतलब उनकी पहली पसंद गायन थी और अभिनय में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। तो बचपन का सपना क्या था, उनके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बचपन का सपना के बारे में पूछते हैं यतीन मिस, बचपन में आपका कोई ऐसा सपना था जिसे पूरा करने में बहुत इच्छा रही हो? लता मंगेशकर जी कहती हैं कि बचपन में मैंने अपने पिता के कार्यक्रम को सम्मान और मेडल प्राप्त करते देखा था। उन्हें मेडल देखकर मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि बड़ी होकर मुझे भी ऐसे ही सम्मान मिले। मतलब मेडल और उनके पापा को मिलते थे, तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि काश मैं भी बड़ी होके ऐसे ही मेडल और सम्मान पाऊंगी। तो इसमें से मुख्य भाव क्या है, पिता को देखकर प्रेरणा मिलती थी और सम्मान पाने की इच्छा उन्हें आगे बढ़ने में उत्साह देती थी। तो यहाँ पे हम आने वाला गायन और संगीत, मतलब जो आने वाला कल है उनमें गायन और संगीत का महत्व के बारे में इन्होंने पूछा है यतीन्द्र मिश्र जी ने, हमारे लेखक ने, कि आने वाले जैसे पुराने गीतों की संगीत शैली आज के संगीत से कितनी अलग है। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं, पुराने समय में फिल्मों के गीत
में शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्र के कुछ संगीतें थे, रागें थी और पारंपरिक संगीत थी जो अधिक प्रभाव देती थी। उस समय तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, अभी तो वो विकसित हो चुकी हैं। आज रिकॉर्डिंग की तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, मतलब रिकॉर्ड करके मतलब वीडियो चलाना, ये तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो इसमें मुख्य हमें क्या ध्यान देना है, तो पुरानी संगीत में राग, शास्त्रीय प्रभाव और समितिक तकनीक के बारे में बताया है और आज के आधुनिक तकनीक और बेहतर रिकॉर्डिंग सुविधा के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। पुराने संगीतकारों की विशेषता, मतलब पुराने जो संगीतकार थे उनकी विशेषता। तो लता मंगेशकर कहती हैं कि पहले के संगीतकारों में अनुभव था, मतलब बहुत पुराना अनुभव, उनके काम करते करते मेहनत थी, संगीत की गहरी समझ थी, मतलब संगीत में बहुत ही अच्छे से वो समझ पाते थे। सीमित साधनों में भी अच्छी संगीत तैयार करते थे, मतलब कुछ ही साधनों में भी वो अच्छे संगीत तैयार कर लेते, लेकिन आज की बहुत विकसित तकनीक बहुत विकसित है, इसलिए काम करने के तरीके बदल गए हैं। तो मुख्य विचार इसमें क्या है, तकनीकी बदलती है लेकिन अच्छे संगीत के लिए प्रतिभा और साधना जरूरी रहती है। मतलब तकनीकी तो बदलती रहती है लेकिन अच्छे संगीत के लिए प्रतिभा और साधना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोरस की लड़कियाँ यतीन विश कहते हैं, कोरस में गाने वाली लड़कियां के साथ आपका कैसा संबंध थे, मतलब कोरस में जो लड़कियां नाचती हैं, मतलब गाना गाती है, उनसे आपका संबंध कैसा है। तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि उस समय कोरस में गाने बहुत ही लड़कियां एक दूसरे की अच्छी तरह से जानती थी, वे साथ काम करती थी, इसलिए उन्हें आपसी पहचान और अपनापन था, मतलब वो बहुत ही एक दूसरे को जानते थे लोग, वहाँ की लड़कियाँ, और एक साथ काम करने की वजह से उन्हें अपनी आपसी पहचान थी और अपनापन था। वे रिकॉर्डिंग के समय भी एक दूसरे के साथ देती थी, मतलब जब रिकॉर्डिंग होती थी तो एक दूसरे के साथ भी देती थी। मुख्य शब्द क्या है, कोरस में क्या था, साथ काम, मतलब एक साथ काम, उसमें क्या थी, पहचान, अपनापन और सहयोग था उनके बीच में। तो संगीत की शक्ति के बारे में पूछा है इन्होंने। यतीन मिस पूछते हैं, संगीत से जुड़ी कई पुरानी मान्यता है, जैसे किसी विशेष राग में दीपक जलना या वर्षा होना, आप इन्हें कैसे देखती हैं। लता मंगेशकर कहती हैं, ऐसी बातें हमारी संगीत परंपरा और लोकमान्यता का हिस्सा है। ऐसी बातें हमारी परंपरा, मतलब पुराने समय से चलने वाली परंपरा, लोक मान्यता का एक हिस्सा है। इन्हें पूरी तरह प्रमाणित करना कठिन है, मतलब पूरा एकदम सबूत देना कठिन है, लेकिन संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब संगीत जो है उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार संगीत ऐसा प्रभाव पैदा कर देती है जिससे शब्दों को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी इसमें क्या है, तो संगीत गहरी शक्ति प्लस भावनाओं की प्रभावित करने की क्षमता। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सरोद का प्रसंग। यतीन मिस पूछती हैं, आप उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर जैसे कलाकारों का संगीत सुना है, मतलब ये कुछ मतलब संगीतकारों का नाम लिया है, मतलब कलाकारों का, उस्ताद अली, अकबर खान और पंडित रविशंकर कि अगर आपने संगीत सुने तो उनके बारे में बताइए। तो लता मंगेशकर कहती हैं, हाँ, एक बार सरोद का तार टूट गया था। इस घटना में यह भाव सामने आता है कि सुर अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा था, जो आपके प्रभाव बहुत शक्तिशाली हो सकता है। तो इसमें मुख्य विचार क्या है, संगीत का प्रभाव केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी किया जा सकता है। मतलब संगीत अगर आप गाते हैं तो उसका सिर्फ सुनाई नहीं देता, उसका प्रभाव महसूस भी होता है, हमें महसूस भी होता है। होली की पुरानी परंपरा, मतलब होली जो हमें अभी भी मनाई जाती है,
उसकी पुरानी परंपरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो होली की पुरानी परंपरा यतीन जी पूछते हैं, होली से जुड़ी आपके बचपन की यादें हैं, बताइए उसके बारे में। तो लता मंगेशकर कहती हैं कि बचपन में होली बहुत उत्साह से मनाई जाती है, मतलब बच्चे लोग बहुत उत्साह से मनते हैं। रंग खेलना, होलिका की पूजा और विशेष पकवान मिठाइयाँ बनाकर त्यौहार का हिस्सा था, मतलब मिठाइयाँ बनाकर। महाराष्ट्र में होली से जुड़ी कुछ विशेष लोक परंपरा भी है, मतलब कुछ बहुत ही परंपरा है। तो इसमें इसे याद रखने वाली बातें क्या है? होली में क्या होता है? रंग, होलिका दहन, पूजा, प्रसाद और पारिवारिक उत्सव के बारे में इस पैराग्राफ में से आपको याद करके रखना है। मतलब लास्ट में मैंने इसलिए ये सब लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, कि आपको ये कुछ परेशानियां ना आए। तो यहाँ पे है दशहरा और दीपावली के बारे में पूछा है। तो यतीन में पूछते हैं आपके यहाँ दशहरा और दीपावली का क्या महत्व है? तो लता मंगेशकर कहती है इन त्योहारों का परिवार में बहुत महत्व है। दीपावली पर घर में सफाई होती है, मिठाई और संगीत का वातावरण रहता है, मतलब मिठाई और संगीत गाया जाता है। दशहरे के बाद से त्यौहार का क्रम आगे बढ़ता है, मतलब दशहरा जैसे ही शुरू होता है उसके बाद हमारे मतलब त्योहारों का क्रम शुरू होता है और धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण बना रहता है, मतलब एकदम सांस्कृतिक वातावरण बनता है। दशहरा के बाद क्या आता है? दीपावली। उससे क्या होता है? परिवार में पूजा, मिठाई और परंपरा दिखाई देती है। तो इसमें से जरूरी मुख्य शब्द हैं संगीत और अमरता। तो यतीन में पूछते हैं क्या आपको लगता है कि कलाकार हमेशा अमर रहते हैं? मतलब जो कलाकार डेथ कर जाते हैं तो वो क्या अमर रहते हैं? तो लता मंगेशकर जी कहती हैं कि मनुष्य का शरीर हमेशा नहीं रहता, मतलब शरीर तो जीवित नहीं रहता, लेकिन उनकी अच्छा काम और संगीत लंबे समय तक जीवित रहता है। जैसे हम लता मंगेशकर हमें छोड़ के मतलब चली गई हैं, लेकिन अभी भी उनका महत्व हमारे जीवन में है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वैसे ही उन्होंने बताया कि हमने देखा था कि मतलब शरीर मर जाता है लेकिन अमर हो जाते हैं। तो इससे बहुत अच्छा निष्कर्ष हमें निकलता है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए ज़िंदगी में ताकि हमारी ज़िंदगी मतलब ऐसी बन जाए कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी हमारा नाम पुकारा जाए जैसे और लोग को पुकारा जाता है। तो एक मिस्टेक हो चुकी है, ये जो नंबर्स हैं इसमें मिस्टेक हो, उसमें 16 शायद था, तो इसमें थोड़ी गलती के कारण ये थोड़ा नंबर बदल चुका है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो हम अगले मतलब टॉपिक की तरफ चलते हैं, परिवार और संस्कार। परिवार उनका कैसा था, उनके संस्कार कैसे थे? तो लता जी पिता द्वारा संस्कारों का जीवन भर याद रखती थी और मानती थी कि जीवन में सफलता के साथ अच्छे संस्कार और विनम्रता भी आवश्यक होती है। मतलब लोग जी तो लेता है अच्छे से, लेकिन अच्छे संस्कार सबसे ज़रूरी होते हैं जीवन के। और विनम्रता से बात करना एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप किसी से कठोर बात करेंगे, वो आपको अच्छा समझ भी रहा होगा ना, तो आपको बुरा ही समझेगा। तो अब हम अपने यहाँ चलते हैं, समय के साथ बदलाव। साक्षात्कार मतलब ये जो लिया गया है साक्षात्कार लता जी का, तो इसमें इनका बताया गया है कि साक्षात्कार में ये सामने आता है कि समय के साथ संगीत, फिल्में, और रिकॉर्डिंग और तकनीकी का बहुत बदलाव आया। मतलब समय बदल रहा है तो संगीत ऊंचे पड़ाव पर, फिल्मों, रिकॉर्डिंग, तकनीकी इतने ऊंचे प्रभाव पर आ चुकी है। लेकिन पहले का काम बहुत कठिन था, आधुनिक तकनीक के कारण वो आसान हो चुका है। मतलब तकनीकी की भी बहुत ही योगदान है। तो लता जी का व्यक्तित्व कैसा था? तो लता मंगेशकर केवल महान गायिका ही नहीं थी, बल्कि वे अनुशासित, विनम्र, मेहनती और संस्कारी व्यक्तित्व की धनी थी। मतलब उनके पास अनुशासित, हर काम अनुशासन के साथ, विनम्रता का भाव, मेहनती थी और संस्कारी व्यक्तित्व की से भरी हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में लगातार मेहनत करके संगीत की दुनिया में बहुत ऊंचा स्थान पाया था। तो इस अध्याय का हम मतलब मुख्य संदेश देखेंगे।
तो इस अध्याय का मुख्य संदेश में आप देख सकते हैं, सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। मतलब जो सफलता होती है वो सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, अनुशासन का ध्यान रखना चाहता है, और संस्कार तो बहुत मतलब ज़रूरी होता है। धैर्य से काम लेना चाहिए, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए, और अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित होना बहुत ही आवश्यक है। लता मंगेशकर का जीवन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब इस चीज़ का, मतलब संस्कार, अनुशासन, इसका उदाहरण में आपका लता मंगेशकर की जीवन बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको मिल जाएगा। तो हम इस लेसन के आखिरी में कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड मीनिंग देख लेंगे। मतलब इम्पोर्टेंट्स वर्ड शब्दार्थ जिसको हम कहते हैं हिंदी में, देख लेते हैं। तो हमारा पहला है अप्रीतम, मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, मतलब किसी से भी उसकी तुलना ना हो कि समर्पित, मतलब पूरी तरह से अर्पित हो चुका। प्रशंसा, मतलब तारीफ करना। साक्षात्कार, बातचीत के रूप में प्रश्न पूछना, मतलब आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन प्रश्न के मतलब प्रश्न मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे। प्रेरणा, उत्साह देने वाली बातें। संस्कार, अच्छे आचरण और मूल्य। अनुशासन, नियमों का पालन। परंपरा, लंबे मतलब युगों युगों से चल रही प्रथा को हम परंपरा कहते हैं। गायन मतलब गाना। वादन मतलब बजाना। वाद एक मतलब हारमोनियम जैसा कुछ होता है, मतलब बजाने वाला, तो वादना हो गया। आगे हम देखते हैं कोरस। कोरस क्या होता है? समूह में सामूहिक रूप से गाना, मतलब ढेर सारे लोग को एक साथ जब वो गाते हैं तो हम उसे कोरस कहते हैं। और रिकॉर्डिंग, मतलब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, जैसे मोबाइल का आधुनिक मतलब युग चल रहा है, हम अपनी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। संगीतकार, मतलब जो संगीत के मतलब संगीत गाते हैं उसे संगीतकार कहते हैं। राग, भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्वर रचना, मतलब राग मतलब एक, मतलब आप गा रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ा ना कुछ भी गा देंगे, उसमें एक राग होना चाहिए, सुर होना चाहिए। देखिए कहते हैं सुर आ गया। संगीत का स्वर होता है एक सुर, और स्वर क्या होता है? तो आवाज़ के निश्चित संगीतमक रूप, मतलब इस मतलब गाने के लिए ये तीन चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। मर्म, गहरी बात और भाव गाने में होनी चाहिए। आत्मीयता, अपनापन होना चाहिए लोगों में। परिस्थिति मतलब जैसी स्थिति। संघर्ष मतलब कठिनाइयों से मुकाबला करने को हम संघर्ष कहते हैं। प्रचलित, जो सामान्य रूप से चयन में ना हो, सामान्य रूप से चयन में ना हो। उसके बाद आस्था, विश्वास। उत्सव मतलब त्यौहार, खुशी का आयोजन। प्रसाद, पूजा के बाद बांटे जाने वाली वस्तु। विनम्रता, नम्रता। प्रतिभा, विशेष योग्यता। अभिनय, किसी पात्र का अभिनय करना, मतलब कोई फिल्म स्टार है उसका मतलब घर पर अभिनय करना। मंच, प्रदर्शन करने का स्थान, जैसे स्टेज हम जिसको कहते हैं। आवाज़, ध्वनि या स्वर। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो जाते जाते हमारे चैनल अंकित नोट्स एंड क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे, और साथ ही साथ आपके दोस्त भी इससे कुछ प्रेरणा ले सकें। बाय बाय। और हम जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिखते जाइएगा।